डॉन, मुंबई का पहला डॉन जिसने डॉन रहते हुए भी कभी गोली नहीं चलाई, अपने हाथ से कभी फायर नहीं किया, लेकिन जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। स्मगलिंग, तस्करी की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसकी 50 से 60 के दशक के दौरान बॉलीवुड से लेकर बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच थी। मुंबई की जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलता था, उसका राज कायम था। उस वक्त के अच्छे अच्छे गैंगस्टर उसके आगे घुटने टेका करते थे। शरीर पर कुर्ता पैजामा, हाथ में 555 नंबर की सिगरेट, हाथ में महंगी घड़ी और पास में एक मर्सिडीज गाड़ी, सिर पर टोपी, ये उसके शौक थे। हम बात कर रहे हैं 50 से 60 70 के दशक तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज कायम करने वाले, सिक्का जमाने वाले मशहूर डॉन हाजी मस्तान की। दरअसल हाजी मस्तान 1 मार्च 1926 को कटरोर तमिलनाडु में पैदा हुए थे। बेहद निर्धन गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। लिहाजा पिताजी के साथ जब उनकी आयु 8 वर्ष की थी तब मुंबई का रुख किया और वहां पर एक दुकान लेकर के साइकिल बनाने की दुकान खोली और पिताजी के साथ हाथ बढ़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे 1944 में वहीं बंबई के डॉक में कुली की नौकरी उनको मिल गई। सारे कुलियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मेहनत से काम करते थे, खुश रहते थे। उसी दौरान जो अरब हैं उनका भारत आना जाना होता था। सोने के बिस्किट की तस्करी होती थी। अरब यहाँ आते थे तो उर्दू बोलते थे। उन्हीं में से एक मोहम्मद बिन खालिद, उससे हाजी मस्तान की जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। वो कभी कभार आता है, कुछ सोने के बिस्किट इनको देता है और ये अपनी पगड़ी में छुपाकर उसको बाहर सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाकर उस अरब व्यक्ति को दिया करते थे। उसके बदले में इनको कुछ रकम मिल जाया करती थी। यूं ही वक्त गुजर रहे थे। धीरे धीरे एक दिन अरब अपने साथ सोने का बिस्किट का भरा हुआ एक बॉक्स लेकर आता है, लेकिन इसकी मुखबरी पुलिस को लग जाती है। लिहाजा अपना बॉक्स तो धीरे से हाजी मस्तान के पास छोड़कर भागता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। लगभग 2.5 साल तक उसको जेल में रखती है। उधर 2.5 साल के बाद जब वो छूटता है तो सबसे पहले हाजी मस्तान को ढूंढता है, क्योंकि उस लोहे के बॉक्स के अंदर लगभग 200 के आसपास सोने के बिस्किट थे और ये उस वक्त की लगभग करोड़ों की रकम हुआ करती थी। लेकिन हाजी मस्तान ने ईमानदारी का ऐसा परिचय दिया, ऐसी मिसाल कायम पेश की कि उस अरब का दिल जीत लिया। जब वो अरब हाजी मस्तान के पास पहुंचा तो उसको सीधे अपनी जुग्गी लेकर के गए और जहां उस ट्रंक को, उस बक्से को छुपाया था, उस बक्सा निकाला, खोलकर दिखाया तो अरब की आंखें जो है हैरान रह गईं, फटी की फटी रह गईं। उसको आश्चर्य नहीं हुआ कि इस जमाने में इतना गरीब व्यक्ति क्या इतना ईमानदार भी हो सकता है, ये तो बहुत नामुमकिन वाली बात थी। लिहाजा उसको लगा ये आदमी तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट है, उपयुक्त है। उसने उसकी ईमानदारी से खुश होकर हाजी मस्तान से फौरन पार्टनरशिप कर ली और यहीं से शुरू हुआ जुर्म की दुनिया का एक नया खेल, एक नई कहानी। उसके बाद हाजी मस्तान जो है एक बार कुली, इनका मर्तबा और बड़ा, जब कुली का गिरी का काम कर रहे थे उसी वक्त कुछ गुंडे होते हैं जो कुलियों से हफ्ता वसूली करते थे। उस वक्त हफ्ता वसूली करना आम बात हुआ करती थी। कुलियों से पैसे वसूलते थे। एक दिन 4 गुंडे कुलियों से पैसा वसूलने आया तो हाजी मस्तान ने तय किया आज इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, हमारा मेहनत का पैसा है, हम इनको क्यों दें। लिहाजा उन्होंने पूरी कुली इकट्ठे किए, उनसे कहा इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। लेकिन उन गुंडों के आगे किसी कुली ने उनका मुकाबला करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन एक कुली जो हिम्मत वाला था उसने हाजी मस्तान का साथ देने का निश्चय किया। दोनों ने लोहे की रॉड निकाली और जब वो गुंडे आए तो उनको इतना मारा, मार मार कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी। उसके बाद इनका और कुलियों में सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। और इस सीन को मशहूर जो फिल्म एक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनकी फिल्म दीवार, उसमें इस सीन को बाकायदा फिल्माया गया था। बाकायदा फिल्म के डायरेक्टर, कहानीकार और एक्टर अमिताभ बच्चन ये खुद डॉन हाजी मस्तान के पास कुछ इस चरित्र को समझने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए उनके बंगले पर गए थे। हाजी मस्तान साहब जो हैं, तमाम तरह की चर्चाएं उनके बारे में होती रहती थी। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। दरअसल एक बार जब वो बनारस किसी काम से आए तो उनके साथ में एक उनके दोस्त भी थे और सुबह जब उठे तो लोगों को यह खबर फैल गई कि यहाँ हाजी मस्तान साहब आए हुए हैं। लिहाजा होटल के चारों ओर भीड़ लग गई। तभी उनके दोस्त ने ये जानने की कोशिश की ये लोग क्या चाहते हैं। वो नीचे गए तो उन्होंने कुछ लोगों को चुपचाप बातें करते हुए सुना।
ये हाजी मस्तान साहब की जो घर है, जो बिल्डिंग है, उसमें 365 गेट हैं। उसमें हर गेट पर एक गाड़ी खड़ी होती है और हर गाड़ी जब दिन भर का काम करने के बाद हाजी मस्तान साहब बंगले की ओर लौटते हैं तो वो गाड़ी शाम को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आता है वो गरीबों को बांट देते हैं। इस तरह की जो अफवाहें हैं उस वक्त बहुत फैला करती थी हाजी मस्तान के बारे में। 1980 का वक्त आते आते दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो चुकी थी। दाऊद भी मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग में बहुत बड़े तरीके से गैंगवार चल रहा था। तभी हाजी मस्तान ने उनमें सुलह कराने का प्लान बनाया। दरअसल इसके पीछे भी उनकी एक मकसद था, एक उद्देश्य था, उनका हित था। उन्होंने सोचा, उनकी एक जमीन थी जो बहुत कीमती थी और कुछ लोग उस पर कब्जा नहीं करने दे रहे थे, लिहाजा उस जमीन को हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए उन्होंने पहले, उनकी एक बहन थी, मुंह बोली बहन, उनसे हर बात के लिए वो राय लिया करते थे, मशवरा किया करते थे। उनको बुलाया रात के वक्त। वो जब घर आती हैं तो उनसे कहते हैं वो ज़मीन है कैसे खाली कराई जाए, सामने वाला जो पक्ष है बहुत ज़्यादा तादाद में है, हंगामा होने का डर है, लिहाजा कोई ऐसा मकसद, प्लान, योजना सुझाइए जिससे कि आराम से हम सुकून से, आसानी से उस ज़मीन पर कब्जा कर लें, किसी को ज़्यादा खबर भी ना हो, मीडिया में इसकी चर्चा भी ना हो। तो जो बहन है वो नीचे ज़मीन पर एक लकीर खींचती है और कहती है बताओ बिना छोटा किए इस लकीर को छोटा कैसे करेंगे। इस पर हाजी मस्तान झल्लाते हैं। वो पूछते हैं मैंने तुमको यहाँ अपनी परेशानी से निपटने के लिए बुलाया और तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। तो उसने कहा यह गेम नहीं है, दरअसल इसी में सवाल में तुम्हारी परेशानी का हल भी छुपा है। हाजी मस्तान गंभीर हो गए, पूछा बताइए, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने पास में एक लंबी बड़ी लकीर और खींच दी। उन्होंने कहा देखो ये लकीर अब छोटी लग रही है। हाजी मस्तान साहब ने कहा क्या मजाक कर रही हो आपा, मुझे सही तरीका बताइए। बोले सुनिए, छोटी लकीर को, एक लकीर को छोटा करने के लिए बड़ी लकीर खींचने की जरूरत हुई तुमको भी। उस जगह को खाली कराने के लिए उस जगह के जिसके कब्जे में है उससे बड़े और दबंग लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, उसके बाद ये जमीन अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। इसी को सोचकर उन्होंने पठान गैंग, दाऊद गैंग, जो दोनों वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, गैंगबाज चल रहा था, दोनों को मिलाने का प्लान बनाया। और एक दिन अपनी कोठी, उनका जो नाम, कोठी का नाम था बैतुल सुरूर, बंबई की जो बैतुल सुरूर उनकी कोठी है, वहां मुंबई के सारे मशहूर गैंगस्टर को बुलाया गया, उनकी दावत की गई और उनको समझाया गया कि हम सब एक हैं, हम लड़ेंगे तो पुलिस का फायदा होगा, हम मारे जाएंगे, इसमें नुकसान है, लिहाजा आप लोग इकट्ठे होकर रहें, संयुक्त होकर रहें, इसमें ही हमारी भलाई है, एक दूसरे की मदद करें। उनको बाकायदा कसम खिलाई गई कि आज के बाद कभी हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो गैंग चले जाते हैं, सब में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो जो जमीन थी जिसके लिए हाजी मस्तान ने ये प्लानिंग करी थी, ये सुलह करवाई थी, वो जमीन खाली हो जाती है और बड़े आराम से, चैन से, बहुत आसान तरीके से हाजी मस्तान के हवाले हो जाती है। हाजी मस्तान मुंबई के बॉलीवुड की तरफ बहुत आकर्षित होते थे, उससे बहुत आकर्षित थे। उनकी बॉलीवुड पर गहरी पकड़ थी, उनका सिक्का चलता था। फिल्मों के तमाम डायरेक्टर्स, हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस और संगीतकार, कहानीकार, ये सब उससे बाकायदा मिलने आया करते थे। उनकी गहरी पैड़ थी पिक्चरों का, फिल्मों का, चाहे मुहूर्त हो या प्रीमियर हो, हर जगह उनकी मौजूदगी साफ उस वक्त देखी जाती थी। उनका कितना सिक्का था उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उनका उस वक्त की जानी मानी एक्टर, एक्ट्रेस, अदाकारा मधुबाला के प्रति उनका झुकाव बहुत बढ़ गया था। लिहाजा उन्होंने उन्हीं की तरह दिखने वाली, उस वक्त बॉलीवुड में संघर्ष कर रही एक नई अदाकारा सोना, उससे शादी कर ली। सोना से शादी करने के बाद जो है वो अपना जीवन बिताने लगते हैं। उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे उनके 3 लड़कियां थीं। उसके बाद उन्होंने एक जो लड़का होता है सुंदर शेखर, उसको गोद लिया, उसको गोद लेकर के उसको बड़ा किया, उसकी शादी की। और जब एक दिन उस शादी में अचानक एक व्यक्ति पहुंचते हैं, वो पूछते हैं आपने ये शेरवानी क्यों पहनी है? तो कहते हैं आज मेरे बेटे की शादी है। सुंदर शेखर ये सोचकर आज भी मन में ये सोचते हैं कि ऐसा एक डॉन जिसने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मुझे सहारा दिया, मुझे बाप का दर्जा दिया, वो आज भी उस बात को नहीं भूलते हैं, आज भी उनको वो बात याद है। उसके बाद लगातार उनका सिक्का चल रहा था। धीरे धीरे मुंबई में अनेक गिरोहों का, गैंगस्टर का आना शुरू हो गया।
1980 के दशक के आसपास हाजी मस्तान का जो दबदबा है, जो सिक्का है, उसमें कमी आ गई, दबदबा कम हो गया। पहले हाजी मस्तान के नाम से लोग पैसे ले आते थे, चिट्ठी भेजकर पैसे उगाही की जाती थी, लोग डर की वजह से पैसे दे दिया करते थे। लेकिन अब नए नए गैंग आ गए, उसके बाद हाजी मस्तान का सिक्का कम होने लगा, इनकी जो बादशाहत है वो खराब होने लगी, उल्टे दिन शुरू होने लगे। अब लोग इनके नाम से पैसे देना बंद करने लगे थे। इनका जो दबदबा है, जो खौफ है, वो लोगों के दिल से हटने लगा था और धीरे धीरे इनका वर्चस्व काफी कम हो गया। एक बार 1974 में इंदिरा गांधी ने मीसा के अंतर्गत इनको गिरफ्तार भी करवाया था, ये जेल गए थे। उसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान भी उनको सलाखों के पीछे रखा गया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब आखिरी ये जीवन का पड़ाव है, लिहाजा पुलिस तंग करेगी, जेल में ठूसेगी, केस खोलेगी, दिक्कत होगी। लिहाजा उन्होंने एक आम बड़े क्रिमिनल की तरह, प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह राजनीति में पैर जमाने की योजना बनाई, जिसके सहारे वो अपना जीवन सही से गुजार सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और यहीं से उनका राजनीति में आने का रास्ता साफ हुआ। उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई और उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनको इस पार्टी के बहाने से 1-2 सीट जीतनी थी, उसके बाद अपना जो जुर्म की दुनिया का इतिहास है उसको पीछे छोड़ना था। उसके बाद राजनीतिक नेता के रूप में देश की सेवा करने के चोले में उनको अपनी बाकी जिंदगी को ठीक से गुजारना था। लेकिन इनकी जो पार्टी है बहुत कमाल नहीं कर पाई और कुछ वक्त के बाद इनकी पार्टी खत्म हो गई, राजनीति में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, हाजी मस्तान का जो वर्चस्व है, जो दबदबा है, वो लगातार खराब होने लगा, उनकी बात बिगड़ने लगी और नए नए जो डॉन हैं वो मुंबई पर कब्जा कर चुके थे। हाजी मस्तान एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगे और धीरे धीरे 25 जून 1994 को हाजी मस्तान का मुंबई में निधन हो गया।